हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेट के सिलेबस में या नेट के पोर्शन में CSIR नेट के एग्ज़ाम में क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स रहते हैं या किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल CSIR नेट के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं या अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो, ठीक है, पूछे जाने वाले हो सकते हैं जो मुझे लगता है, ठीक है। तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनसे आजकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ई नॉट सेल, और कभी मूड खराब हो या ना हो तो मेनली इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टेंस वगैरह पूछ लेता था। बट आजकल उन्होंने थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं CSIR नेट के अंदर। एडवांस लेवल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। कहाँ से? उसका जो एप्लीकेशंस पार्ट है EMF का, ई नॉट सेल का जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, एप्लीकेशन पार्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं या उनसे जो हमारे एप्लीकेशन पार्ट से जो हमारे ट्रेंड्स फॉर्मूलेज आते हैं, उनसे रिलेटेड आजकल CSIR नेट के एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो वो हमारे लिए अब आजकल अपकमिंग ईयर्स में हमारे लिए वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है नेट के एग्जाम के लिए, CSIR नेट के एग्जाम के लिए, JRF के लिए, कि हमें वो पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो एप्लीकेशन पार्ट, वो जो फॉर्मूलेज है या उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट है कि कैसे वो डिराइव हुए, कैसे कैसे क्वेश्चंस उन पर आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड और ई नोट सेल निकालो, कंडक्टेंस से रिलेटेड जो बेसिक्स बनते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब आजकल CSIR नेट में एडवांस लेवल आने लग गया, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम उन एडवांस लेवल की प्रिपरेशन रखें, उस एडवांस लेवल की प्रिपरेशन रखें और उस लेवल की हम तैयारी करें, ताकि हमारे पेपर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, जो सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, उसका हमारा कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हर एक टॉपिक को CSIR नेट के लिए हम उसके एडवांस लेवल तक पढ़े, एडवांस लेवल तक समझे, ताकि हमें जब पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेगा तो हम उससे फेमिलियर हों, हमें पता हो कि हाँ, इसको मुझे इस तरीके से, इस अप्रोच से सॉल्व करना है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एडवांस लेवल का कि एप्लीकेशन ऑफ EMF सेल, उससे आजकल CSIR नेट के एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन आने लगे। क्या है टॉपिक हमारा? टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ EMF, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ EMF या फिर ई सेल। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके फायदा क्या है, ई सेल कैलकुलेट करके मैं और क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या क्या निकाल सकता हूँ, क्या क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आजकल CSIR नेट के एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने भी लगे हैं, पूछे भी जाने लगे हैं। तो अपकमिंग एग्जाम से हम कह सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर होगा या अभी जो आपका नवंबर में होगा, ठीक है, तो उसमें हम गेस कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन टॉपिक से, एप्लीकेशंस के पार्ट से आजकल बहुत से क्वेश्चंस, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उनको हम कह सकते हैं, वो बनाने लगा है, पूछने लगा है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं कि EMF से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है जो हमारी इंपॉर्टेंट भी बन जाती है, जिससे बहुत से क्वेश्चंस पेपर के अंदर आजकल आने लगे हैं, आते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डाटा। देखो, थर्मोडायनेमिक्स को EMF से रिलेट कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करवाएगा, आपसे वो पूछेगा। ऐसे इस तरीके से करते हुए उन्होंने लेवल को एडवांस कर दिया है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आपसे कैलकुलेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ, बाय यूजिंग EMF और ई सेल, ठीक है, उसकी हेल्प से। तो डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डाटा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक डाटा डिटरमाइन होता है अब आजकल, ठीक है। तो हम लोगों को पता है एक बढ़िया सा रिलेशन बनता है, जो हम हमारे ई सेल कैलकुलेट करते हुए भी देखते ही हैं उस रिलेशन को। क्या होता है वो रिलेशन? सबको पता है, हम लोग को पता है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू -NF ई सेल। देखो यहाँ पर मेन बात क्या है, डेल्टा G लिखा है, डेल्टा G नॉट नहीं लिखा। अगर मैं डेल्टा G नॉट लिखता तो यहाँ आता -NF ई नॉट सेल, तो यहाँ आता -NF ई नॉट सेल, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज
इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस चैप्टर के लिए, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस चैप्टर के लिए, तो इनको हमारे लिए करना, इस टाइप के करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो पेपर के अंदर, अगर वो पेपर के अंदर आपसे ई नोट सेल दे रहा है, ई नोट सेल दे रहा है, तो वो कैलकुलेट क्या कराएगा फिर, डेल्टा जी नॉट। तो ठीक है, वो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट होगी। फिर यहां से क्या होगी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, है ना भाई। तो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट होगी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ये कैलकुलेट होगा, राइट। ठीक है, तो ई नोट सेल देगा तो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रख सकते हैं। एफ इसमें क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है ना, ये तो हम लोग को पता ही है। एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट। एन होता है चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से बस, जो आपको चीज अगर वो ई सेल देता है, नर्स इक्वेशन से ई सेल देता है, तो हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो आपको ई नोट सेल देता है पेपर के अंदर, जो सेल रिप्रेजेंटेशन से कैलकुलेट होता है, ई नोट सेल देता है, तो हम स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, इससे रिलेशन डिराइव होता है, रिलेशन डिराइव होता है। एक थर्मोडायनेमिक का हमें बहुत ही अच्छा रिलेशन पता है, बहुत ही अच्छा रिलेशन पता है, दैट इज डेल जी बाई डेल टी, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है, क्या होता है, माइनस एस। डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है, माइनस एस। अब अगर मैं इसमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दूं, ठीक है, अब अगर इसमें मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब अगर मैं इसमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल एस। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ। ठीक है, तो मुझे पता है ऊपर ही हमने देखा क्या होती है डेल जी की वैल्यू, क्या होती है, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल, राइट। तो इसको रख दें यहाँ पे, इसको रख दें अगर, तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, क्या हो जाएगा, ये माइनस डेल एस। इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस डेल एस। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करेंगे तो अब देखो एन क्या होता है, हमने पढ़ा अभी ऊपर, एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो तो मेरे रिएक्शन के अंदर फिक्स रहेंगे, एक बार जितने चेंज हो रहे हैं उतने ही चेंज होंगे ना, बार बार भाई, अलग तो हो नहीं सकते। तो ये एन क्या हो गया, कांस्टेंट, एन भी मेरा कांस्टेंट, एफ तो मेरा कांस्टेंट होता ही है, फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्स पर मोल, है ना। इसकी वैल्यू आप सबको याद ही होगी, कितनी होती है, 96500 कूलम्स पर मोल होती है, ये याद रखना, पर मोल। कई लोगों को पता होती है 96500 कूलम्स, बस कूलम्स ही पता होती है, लेकिन ये पर मोल के लिए डिफाइन होती है कि एक मोल के उनका चार्ज हम होता है 96500 कूलम्स, ये 96500 कूलम्स पर मोल होता है। ठीक है, तो एफ भी मेरा कांस्टेंट। ई सेल तो मेरा चेंज हो सकता है कि ई सेल तो क्या है, ईएमएफ, वो किस पे डिपेंड करता है, ई सेल तो हम लोग को पता है ना भाई, ई सेल तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, तो ये तो मेरी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो जो मेरा कांस्टेंट है उसको बाहर ले लूँ इस इक्वेशन से, जो कांस्टेंट है उनको अगर इक्वेशन से बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ क्या हो जाएगा, ये डेल बाई डेल टी ऑफ ई सेल, डेल बाई डेल टी ऑफ ई सेल, है ना भाई, ई सेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस एन एफ, माइनस से माइनस कट कर दूं, एन एफ को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ई सेल डिवाइडेड बाई डेल टी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाय एन एफ, राइट, डेल्टा एस बाय एन एफ। तो अब मैं ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार अब आने लगे हैं, पूछता है। तो डेल ऑफ ई सेल यानी क्या हो रहा है, चेंज इन ई सेल, चेंज इन ईएमएफ, चेंज इन ई सेल। ठीक है, डेल ऑफ ई सेल मेरा यही है ना एक तरीके का भाई, चेंज इन ई सेल यानी चेंज इन ईएमएफ, कह सकता हूँ चेंज इन ई सेल।
तो चेंज इन ई सेल, चेंज इन ईएमएफ, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दो चेंजेस के लिए E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा टी को फिर मैं T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ कि दो टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर पर मान लो T1 पे ईएमएफ है E1 एंड T2 पे ईएमएफ है E2, ये कर सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा किसके इक्वल, डेल्टा एस बाई एन एफ, इसको मैं चेंज नहीं, इसको मैं डेल्टा एस ही लिखता हूँ। तो मैं और मैं क्या कर सकता हूँ, T2 माइनस T1 को इधर ले जाऊँ, T2 माइनस T1 को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई एन एफ, डेल्टा एस बाई एन एफ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर मुझे एक और बढ़िया रिलेशन मिल गया, एक और बढ़िया रिलेशन मिल गया, जिससे अपकमिंग एग्जाम में आपके होपफुली मे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछ सकता है। एक और बढ़िया रिलेशन हमें यहाँ मिल गया, टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर के चेंज करने पर ईएमएफ का चेंज, यानी एक तरीके का क्या रिलेशन हो गया, ये कैसा रिलेशन हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ, टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। टेम्परेचर डिपेंडेंस के ईएमएफ का टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंस है, ईएमएफ टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, ईएमएफ टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, ईएमएफ का टेम्परेचर के साथ कैसा डिपेंडेंस है, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एस पे, डेल्टा एस पे। अगर देखो दो केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, दो केसेस बन जाएंगे। इफ डेल्टा एस पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगा तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो अगर मैं T1 से T2 जाते हुए मेरा टेम्परेचर, T1 से T2 जाते हुए अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये टर्म पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा ना भाई, ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव, T2 माइनस T1 पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो E1 से E2 में जाते हुए ईएमएफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर ये पहला केस हुआ, सेकंड केस अगर मेरा डेल्टा एस नेगेटिव होता है, चेंज इन ईएमएफ नेगेटिव होता है, जब मेरा टेम्परेचर चेंज से ईएमएफ अगर मेरा डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव होता है, चेंज इन ईएमएफ नेगेटिव होता है, तो मैं बात करूं, तो अगर मैं T1 से T2 जाते हुए टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही आ जाएगी, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव एंड T2 माइनस T1 रहेगा पॉजिटिव, तो E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी तो अगर डेल्टा एस अगर मेरा नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ईएमएफ डिक्रीजेज, क्यों, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, T2 माइनस T1 तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर, इस केस में सेकंड केस में जब डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ईएमएफ डिक्रीज करेगा, ईएमएफ डिक्रीज होगा तब टेम्परेचर बढ़ाने पर ईएमएफ डिक्रीज करेगा। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके के आजकल आपसे क्वेश्चंस, इन फॉर्मूलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल आपके CSIR नेट के एग्जाम में आने लगे हैं, पूछे जाने लगे हैं। लेवल CSIR का जब से NTA ने एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है तो उसका थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इन फॉर्मूलेज पर, इनसे रिलेटेड थर्मोडायनेमिक डाटा, थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस, ये पैरामीटर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो इस सब टाइप की डिस्कशंस, इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने लगे हैं। तो इन सब की स्टडी या एडवांस लेवल की सारी स्टडी CSIR नेट के एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप IFS के साथ जुड़ सकते हैं एंड आप इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट्स एडवांस लेवल के जो आजकल अपकमिंग एग्जाम्स में आपके पूछे जाने लगे हैं, आप हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ऐसे ही हम हमारे साथ आप जुड़कर अच्छे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स जो आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, आप हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।